हेलो लर्नर्स। तो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 का ये फर्स्ट चैप्टर है, ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। तो ये जो ईंट, मनके और अस्थियाँ हैं ये हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में है। तो ये फर्स्ट है एनसीईआरटी 12 का। 11 का मैंने हिस्ट्री करवाया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर देखना, थोड़ा नीचे मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में। तो इसमें जो है मैं आपको पूरा लाइन बाय लाइन नहीं कराऊंगी, जो कुछ ज़रूरी चीज़ हैं वो बताऊंगी और फिर मैं पूरे चैप्टर का जो है नोट्स बनाया हुई हूँ वो नोट्स आपको कराऊंगी, देन क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो आप पेशेंस के साथ करना, यकीन मानो अगर आप 12 में हो तो अगर इस वीडियो को देख लोगे तो सोचो कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। एंड आप जानते ही हो कि एनसीईआरटी हर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सब में पूछा जाता है, तो इसीलिए स्टार्टिंग से इसको जो है अच्छी तरह से करना सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं, आगे के लिए बहुत ज़रूरी होता है लर्नर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कुछ शब्द होता है, परिभाषिक शब्द, स्थान और काल, ये समझना ज़रूरी होता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग क्या होता है, पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरा वस्तुओं में मुहरे, मनके, वाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। ये वस्तुएं जो हैं अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली हैं, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। और इस सभ्यता का नामकरण जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जो है, हड़प्पा सभ्य नामक स्थान जहाँ एक संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया। इसका जो निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। और इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ क्या थी, अस्तित्व में थी। क्रमशः आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। और इन संस्कृतियों में हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। और जैसे ये आप देख सकते हो, ये हड़प्पा सभ्यता अभी जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये हड़प्पा है और ये जो है ये इंडिया का है। तो ये पाकिस्तान में अभी है हमारा हड़प्पा सभ्यता। एंड मोहनजोदड़ो, ये भी जो पहले इंडिया का ही ये भाग था लेकिन अभी नहीं है, तो यहाँ पे है। और ये जो हम लोग ईस्वी पढ़ते हैं ना, ये जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। देखिए अंग्रेजी में जो इसको हम लोग बीसी कहते हैं, यानी हिंदी में उसको ईस्वी का तात्पर्य यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी ईसा पूर्व से है। और कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी यानी हिंदी में ई लिख पाते हैं, यह एनो डोमिनी है, ठीक है, नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। आजकल एडी के जगह जो है सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। और सीई अक्षर का प्रयोग जो है कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व का जो अधिकांश देशों में अब क्या हुआ है, कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। और कभी कभी अंग्रेजी का जो बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। क्या है, बिफोर प्रेजेंट। इस पुस्तक में जो है क्या हुआ है, मतलब ये जो आप लोग का बुक होगा उसमें आप देखिएगा जो बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जो हम लोग देखते हैं। अब आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति देखिए, सिंध और चोलिस्तान जिसको थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े हैं। जैसे कि बस्तियों की कुल संख्या सिंध में 106 थी, चोलिस्तान में 239 थी। हड़प्पा जो आरंभिक हड़प्पा स्थल था वो 52 था एंड चोलिस्तान में 137 था। तो नए स्थलों विकसित हड़प्पा स्थल 65 था। ये जो है आपका चोलिस्तान में 132 था। तो ये आपको आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप सिर्फ एक बार देख लो। देन देखिए पुरातात्विक जो वस्तु होती है उसकी पहचान कैसे की जाती है।
तो भोजन तैयार करने की जो प्रक्रिया में अगर अनाज पीसने का यंत्र, उन्हें वापस से मिलाने, मिश्रण करने और पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उद्धरण किए जा रहे हैं। जैसे अबतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर कंकीरे, अग्नीज तथा बलुआ पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूँकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे हैं जिन पर कि एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरा वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटी या मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिक द्वारा सालन पत्थर क्या नाम दिया गया है, सालन पत्थर का नाम दिया गया, तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैके फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत है ये। तो ये चित्र आप देख सकते हो, यही वाला मिला था, ये रियल है। अबतल चक्की इसको कहते हैं। पुरातात्विक वर्तमान समय की तुलनाओं से यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रकार में लाई जाती थी। मैके खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे। क्या यह एक उपयोगी नीति है? ये ज़रूर सोचें। आप अपने मन में प्रश्न जरूर किया करें। जैसे आप ये देख सकते हो, मोहनजोदड़ो का है ये। कितना व्यवस्थित शहर था ये। तो मैंने बुक में जो बताना था आपको वो ज़रूरी बता दिया। जैसे हड़प्पा की देखिए दुर्दशा बोल रहा है ना। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया। 1875 ईस्वी में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, किनको, अलेक्जेंडर कनिंघम को, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की जो प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई और इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था हड़प्पा के बदले। तो ये पिक्चर है मोहनजोदड़ो की, एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को देखिए। ये है आंगन। अब तक खोजी गई प्राचीन प्रणाली क्या है? नालियों के विषय में मैके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नलियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गाढ़े में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर जो है ढकने के लिए, तो देखिए जो है क्या होता था, सफाई करने ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियाँ पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों से बह जाता
था, बहुत लंबी नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई गई थी। और यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे, मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर, सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। तो ये अर्नेस्ट मैके, जो अर्ली इंडस सिविलाइजेशंस 1948 में लिखा था, इन्होंने जल निकासी प्रणाली के बारे में लिखा है। तो इससे पता चलता है कि कितना व्यवस्थित था वो जगह। तो ये आपको मैंने पूरा चैप्टर दिखा दिया। अब मैं आपको जो है नोट्स दिखाती हूँ, संक्षेप में इसको बताती हूँ आपको। तो जैसे कि आप देखो, शॉर्ट ये स्मरण बिंदु है पूरे चैप्टर का। हड़प्पा संस्कृति की जो सिंधु नदी घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। पुरातात्विक, ये मैंने पहले ही बताया आपको, संस्कृति शब्दों का प्रयोग जो होता है पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण है वो हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी उसी के नाम पर किया गया है। हड़प्पा संस्कृति का दो प्रसिद्ध केंद्र क्या क्या है, एक हड़प्पा है, दूसरा मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 22 में किन्होंने किया था, दयाराम सैनी और रखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। ये तीन नाम बिल्कुल याद रखिए, दयाराम सैनी, रखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता का काल जो है विकसित सभ्यता यानी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु क्या है, मुहर है, और यह सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। कौन सी पत्थर से बनाई गई थी, सेल खड़ी नामक पत्थर से। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत क्या होंगे, तो जो मृद भांड मिले हैं, भौतिक अवशेष, आभूषण, औजार, मुहरें, इमारतें, खुदाई में मिली सिक्के, ये सारे जो है के स्रोत हैं। और हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र जो है वो कहाँ हैं, तो अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और इसके प्रमुख जो है स्थल है वो नागेश्वर, बालकोट, चन्हूदरो, कांटे दीची, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि है। यह एक नगरीय सभ्यता थी और सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना थी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कितना सुंदर नगर का निर्माण किया गया था। हड़प्पा स्थलों से जो मिले अनाज के दानों में क्या क्या था, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल ये शामिल थे। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख जानवर भेड़, बकरी, भैंस, सूअर और वृषभ, जिसको बैल का प्रयोग कृषि कार्य में खेती जोतने के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी, पहला था दुर्ग और दूसरा निचला शहर। हड़प्पा सभ्यता जो है में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जल निकास प्रणाली अनूठी थी, घरों के गंदे पानी की नालियों को गली नालियों से जोड़ा गया था, नलियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। निचला शहर जो है आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः क्या होता है, विशेष सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। और नहरें जो हैं, कुएं, जलाशय, ये सिंचाई का प्रमुख स्रोत था। विशाल स्नानागार, जिसके बारे में आप ऑलरेडी इसके पहले भी देखे हो, ईट में भी था, एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है और जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, उसके तल तक जाने के लिए। हड़प्पा सभ्यता के जो शवाधनों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था, उनके साथ मृद भांड और अवशेष मिले हैं। आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए बाट का प्रयोग होता था। यह चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। कौन से नामक पत्थर से बनाए जाते थे, तो चट नामक। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों जैसे कर्निलियन, जो सुंदर लाल रंग का था, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्स, सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातु, शंख, फ्लांस, पक्की मिट्टी, सभी का प्रयोग मन के बनाने में होता था और इनका आकार कैसा होता था, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार और खंडित होते थे। मुहरों और मुद्रानों का प्रयोग लंबी दूरी
के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ रहे हैं। हड़प्पा की जो लिपि थी वो वर्णमालीय थी। कैसी लिपि थी? वर्णमालीय, जिनमें चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच थी तथा संभवतः ये दाएं से बाईं लिखी जाती थी। लर्नर्स, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाके ज़रूर देखना। हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश है वो जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, बाढ़, नदी सूखा जाना, मार्ग बदलना, भूकंप, बाहरी आक्रमण इत्यादि के कारण जो है हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का काल आप देख लो, पूर्व हड़प्पा 2600 ईसा पूर्व से पहले, परिपक्व हड़प्पा जो है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक था और उत्तर हड़प्पा 1900 ईसा पूर्व के बाद था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है उत्तरी छोर में मांडा, दक्षिणी छोर में क्या है? दैमबाद, पूर्वी छोर में आलमगीरपुर और पश्चिमी छोर पर शुद्का गेदडोर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी कि बस्तियों के दो भाग थे, पहला दुर्ग और दूसरा निचला शहर। पूर्व नियोजित जल निकास व्यवस्था था। हड़प्पा सभ्यता से मिले जो संसाधनों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। मोहरों के बाद सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क हुआ था। विनिमय बाट के द्वारा किए जाते थे एंड जो वाट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे ये घनाकार होते थे और इन पर कुछ भी अंकित नहीं होता था। कुछ पुरातत्वविदों को यह मानना था कि हड़प्पा समाज का कोई शासक नहीं था, जबकि दूसरे पुरातात्विक का यह मानना था कि कोई एक शासक के बजाय कई शासक होते थे। सड़कें तथा गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति पर बनाया गया और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मुहर निर्माण, बाट निर्माण इत्यादि सम्मिलित था। तो ये था, मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया फर्स्ट वाला। आपने अगर आप बुक पढ़ोगे तो देखना 27 पेज क्या है जिसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया एंड ये नोट्स पूरे बुक में आप पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो इम्पोर्टेंस था आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो मैंने बता दिया। एंड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस कितने समझ में आया ये देखने के लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ज़रूर मैं आपको करवाऊँगी, देन उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, कुछ और क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातत्वविद ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है? तो जॉन मार्शल, मैंने बताया था, जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में दिया था। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के किस स्तर की ओर अनुच्छेद इशारा करता है? तो यह जो है साक्ष्य हड़प्पा के विनाश में विदेशी हमलों की भूमिका की ओर इशारा करता है। कौन इस प्रमाण को ऋग्वेद के साथ जोड़ता है और क्यों? तो देखिए, R.E.M. व्हीलर इस प्रमाण को ऋग्वेद के साथ जोड़ता है क्योंकि ऋग्वेद में पुर शब्द का जो होता है, पुर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ होता है प्राचीर, किला या गढ़। तो आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ या विध्वंसक भी कहा गया है। किसने और कैसे एक अलग व्याख्या की है? तो जो जॉर्ज डेल्स हैं, जॉर्ज डेल्स ने इस प्रमाण के विपरीत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वो इस बात को मानने से हिचकते हैं कि यह हमला आर्यों ने किया। उनके अनुसार जो कंकाल यहाँ मिले वो हड़प्पा काल के नहीं हैं। इस मात्रा में कंकाल मिले हैं तथा उनकी जो अवस्था है उससे यह कहा जा सकता है कि यह एक जो है बूचर खाने का शवधान हो। किसी भी शव पर शस्त्र के घाव, कोई हथियार या जलने के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस था। एक क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मैं इसलिए आपको करवा रही हूँ। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान मार्शल और जो कनिंघम द्वारा अपनाए गए तरीके में क्या अंतर था? तो मार्शल पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली जो नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ में
के विषय में बहुमूल्य जानकारियाँ हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। और R.E.M. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर को पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाई के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास के अनुसार करना अधिक आवश्यक है। तो ये उनके अलग अलग थे। तो एक ये क्वेश्चन है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान कनिंघम के मन में क्या भ्रम था? तो आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं-7वीं शताब्दी के ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 4वीं शताब्दी ईस्वी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में ही थी। कई और लोगों की तरह उनका भी मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।